नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें दो तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स की पहली जानकारी लेंगे इन जनरल। स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन you can definitely WhatsApp on 9226810630। स्टैटिस्टिक्स ये जो विषय है वो हमारे आयुर्वेद का जो कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर बीएमएस, सेकंड ईयर बीएमएस, थर्ड ईयर बीएमएस। तो थर्ड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए ये स्टैटिस्टिक्स मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स ये उनको विषय रहता है। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षा लेते हैं, हाँ, पदव्युत्तर शिक्षा मतलब एमडी कर रहे हैं, एमडी या एमएस आयुर्वेद में, आयुर्वेद की शाखा में जो कर रहे हैं, उनके लिए भी रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एक खास विषय होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस विषय के बारे में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसी लेक्चर्स के दौरान आप जब डॉक्टर देशपांडे के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। चालू करते हैं स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले तो डेफिनेशन जान लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की ही एक शाखा है और उसका उद्देश्य क्या है कि जो भी माहिती होती है, डाटा होता है, उसका संकलन करना, उसके साथ एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद उसका कुछ निष्कर्ष निकालना, इंटरप्रिटेशन। और जो निष्कर्ष है वो लोगों के सामने बताना। मतलब चाहे वो रिसर्च आर्टिकल आप पब्लिश कर सकते हैं, संशोधन के जो मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उसमें आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जहां पर होती हैं वो होता है स्टैटिस्टिक्स, संख्या शास्त्र। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स in any department of inquiry placed in relation to each other। मतलब स्टैटिस्टिक्स ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के द्वारा जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी हमें देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दाखिल हम बार बार लेंगे कि डॉक्टर देशपांडे के यूट्यूब चैनल पर रिसर्च के प्लेलिस्ट में, रिसर्च जो प्लेलिस्ट है उसमें कितने वीडियोस हैं। तो कितने वीडियोस का मतलब यहां नंबर आ गया, अंक आ गया। तो कोई कैलकुलेट करके बोलेंगे कि सर ने अब तक 40 वीडियो रिसर्च के प्लेलिस्ट में डाले हैं। उसके बाद जब हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो और कुछ जानकारी लेने के लिए पूछेंगे कि डॉक्टर देशपांडे के रिसर्च के प्लेलिस्ट में कितने वीडियोस रिसर्च विषय पर है और कितने वीडियोस स्टैटिस्टिक्स विषय पर है। तो उसकी भी जानकारी हमें एनालिसिस करने के बाद मिल सकती है। तो लोग बोलेंगे काउंट करके, उसकी मौजदात करके कि रिसर्च के बारे में जो वीडियोस है उसकी संख्या 20 है और जो स्टैटिस्टिक्स के वीडियो है वो भी 20 है। तो उसकी तुलना भी की जा सकती है कि रिसर्च के वीडियो ज्यादा है या अंक स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस ज्यादा है। तो ये सब जो हम माहिती इकट्ठा कर रहे हैं ये एक प्रकार का संख्या शास्त्र ही है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया।
Medical statistics deals with application of statistics to the medicine and health sciences, including epidemiology, public health, forensic medicine and clinical research. अभी यहां पर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की व्याख्या बताई है। जब हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग, संख्या शास्त्र का उपयोग मेडिसिन शाखा में करते हैं, वैद्यकीय शाखा में करते हैं, हेल्थ साइंस में करते हैं, आरोग्य शास्त्र विभाग में करते हैं, तो वो हो गया मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। इस मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में एपिडेमियोलॉजी विषय भी आता है, उसके बारे में आगे चलकर हम बातें करेंगे। पब्लिक हेल्थ के बारे में चर्चा हो सकती है, फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में चर्चा हो सकती है, और ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल क्लिनिकल रिसर्च में किया जाता है। मानो कि मुझे एक दवा के बारे में देखना है कि मेरी ये दवा जो है वो जॉन्डिस में, पीलिया रोग में काम कर रही है या नहीं कर रही है। आगे चलकर बहुत सारी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। अभी जो क्लिनिकल रिसर्च की बात मैंने की कि आरोग्यवर्धिनी, ये टैबलेट है हमारे आयुर्वेद की, आरोग्यवर्धिनी गोली हम 100 पेशेंट्स को जिनको पीलिया रोग है उनको दे देंगे, और ऐसे भी कुछ 100 पेशेंट्स लेंगे जिनको पीलिया रोग है, फिर उनको हम आरोग्यवर्धिनी गोली नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों जो ग्रुप है उनके ऊपर अलग अलग असर पड़ सकता है। वो असर कितना पड़ा है, कितने दिन में पड़ा है, किस तरह का पड़ा है, ये सब जानकारी जब हम वो जो माहिती संकलित करेंगे और उसका एनालिसिस मतलब विश्लेषण करेंगे, तभी हमें पता चल सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में इस स्लाइड में हमने चर्चा की। आगे चलते हैं। डेमोग्राफी ये क्या है? डेमोग्राफी is the statistical study of populations, especially human being. डेमोग्राफी में हम सब जो हमारी समाज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें इकट्ठा करते हैं, माहिती इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका निष्कर्ष लगा लेते हैं। तो जो समाज में लोग रहते हैं उनको केंद्रभूत रखकर जो भी संशोधन किया जाता है, जो भी संख्या शास्त्र लगाया जाता है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी encompasses the study of the size, structure and distribution of these populations and spatial or temporal changes in them in response to the birth, in response to the migration, in response to the aging and in response to the death. हमारी समाज में, मानो कि मैं पुणे में रहता हूं, तो पुणे में 2024 में कितने बालक ने जन्म लिया है? 2024 में पूना में कितने लोग बाहर गांव से कायम स्वरूप से यहां रहने के लिए आए हैं? कितने लोग 50 साल के ऊपर वाले हैं? कितने लोगों की 2024 में मतलब डेथ हो गई है, मृत हो गए हैं? ये सब माहिती हम इकट्ठा कर सकते हैं और उसका जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो पहले वाले सालों से हम कर सकते हैं। मतलब 2023 से देखकर हम 2024 में बर्थ रेट, जन्म, बालक का जन्म, मतलब ज्यादा बालक का जन्म हुआ या कम बालक का जन्म हुआ, ज्यादा लोग मृत हुए या कम लोग मृत हुए, संदर्भ क्या है? 2023 का। तो ये तुलनात्मक अभ्यास हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही कर सकते हैं। तो ये समाज में रहने वाले लोगों की एक प्रकार की माहिती इकट्ठा की जाती है और उसका विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, और उसी के आधार पर कई निर्णय हम
मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार ये ले सकते हैं। आगे चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? Epidemiology is the study and analysis of patterns, causes, and effects of health and diseases conditions in defined population. ये पॉपुलेशन, डिफाइंड पॉपुलेशन, ये क्या है? पॉपुलेशन का मतलब संशोधन के लिए जो ग्रुप हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लेना पड़ता है, उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मैं बार बार कहा कर रहा हूं कि हमारी महाराष्ट्र, हमारा पुणे, ये पुणे में मैं रिसर्च कर रहा हूं। एक ही बात ध्यान, आप बॉम्बे में हैं तो मुंबई में आप रिसर्च कर सकते हैं, नागपुर में कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं। तो जहां भी आप रिसर्च कर रहे हैं और जो लोग आप ले रहे हैं रिसर्च के लिए, संशोधन के लिए, माहिती संकलन करने के लिए, उनको पॉपुलेशन करना चाहिए, कहना चाहिए। और इनमें जो लोग समाविष्ट हो जाते हैं उनको सैंपल कहते हैं। पॉपुलेशन और सैंपल, जैसे कि पुणे में रहने वाले लोग हमने ले लिए, उसका पॉपुलेशन है। तो सैंपल साइज हमारा जो है, हम सिर्फ 100 लोगों के ऊपर कुछ प्रयोग करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाने वाले हैं। तो इस तरह से ये पॉपुलेशन और जो सैंपल शब्द है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4। स्कोप ऑफ द मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। 3 तरह का उसका मतलब स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का। नंबर नंबर 1, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 2, फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्या कार्य हो जाता है स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये शास्त्र भी है, फिर उसको मर्यादा भी है। हर शास्त्र में कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ मर्यादा भी होती हैं, वो हम देखने वाले हैं। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द टिप नाम का जो शास्त्रज्ञ था, उन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मतलब स्टैटिस्टिक एक शास्त्र भी है और कौशल्य, कला भी है। मतलब उसके ऊपर जो हम विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, वो एक तरीके की कला भी हो सकती है, उसका अभ्यास भी होना चाहिए। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस, इट स्टडी स्टैटिस्टिक्स स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स सिस्टमैटिकली वो देखा जाता है। सिस्टमैटिक मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंक शास्त्र, जो नंबर्स है, उसका जो हम विश्लेषण करने वाले हैं, उसकी एक साइंटिफिक, शास्त्रीय तरीके की एक पद्धत होती है, उसको हम साइंटिफिक मैनर कहते हैं। और ये आर्ट कैसी बन गई? स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। हमारे जीवन में प्रत्यक्ष खड़े रहने वाले जो भी चीजें हैं, जैसे मृत्यु, जैसे जन्म, इसका प्रमाण। हमारी अभी अभी कोरोना की एक साथ आई थी महामारी, एपिडेमिक्स। तो ये कोरोना की बात भी चलती थी, तो सब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर निर्भर थे। कौन सी एरिया में कितने ज्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीन दिया हुआ है, वैक्सीन देने का परिणाम कैसा हुआ है, ये सब माहिती संकलित करके, उसका विश्लेषण करके, स्टैटिस्टिक टेस्ट लगाकर ही हमें पता चलता है। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए बॉडी ऑफ सब्सटेंटिव नॉलेज बट ए बॉडी ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द नॉलेज। मतलब स्टैटिस्टिक्स खुद एक ज्ञान नहीं है, स्टैटिस्टिक्स एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का। विभिन्न तरीके की जो माहिती है, उसका निष्कर्ष, उसका विश्लेषण, इसकी जानकारी स्टैटिस्टिक्स के समझने के बाद ही मिल सकती है। तो ज्ञान प्राप्ति का स्टैटिस्टिक्स एक साधन है। अभी ये स्टैटिस्टिक्स क्या क्या मदद करता है, कैसी मदद करता है, क्या कार्य करता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा, जो माहिती इकट्ठी हुई है उसको आसान तरीके से हमें समझने में मदद आती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और उस क्लास में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, तो ये इमीडिएटली नंबर्स पता चल गया, तो मेरे को अंदाजा आ जाता है कि इसके एक 20 मेल स्टूडेंट्स हैं और 40 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ये बातें चलकर, आगे चलकर जेंडर वाइज कुछ मुझे बातें बतानी है, तो उस ग्रुप को अलग अलग करके मैं उस बात को समझा सकता हूं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन द डेफिनेट फॉर्म,
एक व्यवस्थित रूप से हम बातें लोगों को बता सकते हैं। प्रोविजन ऑफ ए टेक्निक ऑफ मेकिंग कंपैरिजन, तुलना करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का, माहिती का विश्लेषण हमें काम आता है। प्रोविजन ऑफ गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, सरकार की, कॉलेज की या किसी भी संस्था की जो हमें एक पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी बनाते समय स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट सर्वे किए जाते हैं, किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, आईफोन बाजार में ज्यादा बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं, तो इसका भी एक अभ्यास किया जाता है। मतलब आईफोन बिक रहे ज्यादा या सैमसंग के फोन ज्यादा बिक रहे हैं, बिक्री बिक्री कौन से किस चीज की होती है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जैसे मुकेश अंबानी है, वो मुकेश अंबानी का जो व्यापार का खेल चलता है ना भैया, वो सब ये स्टैटिस्टिक्स के उनके स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मुकेश अंबानी को बता देते हैं कि सर ये चीजें ऐसी इस तरह से चल रही है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज, निर्णय लेने में, पॉलिसी ठहरना में, निश्चित करने में ये स्टैटिस्टिक्स काम आता है। एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, सिर्फ मेरे पर्सनल ऐसा लग रहा है, इस बात की वजह आप जब स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बात करेंगे तो उसका महत्व ज्यादा होता है। जैसे कि मैं बता दूंगा कि मुझे लगता है कि आरोग्यवर्धिनी जो है ना, वो जॉन्डिस में एक एक्सलेंट है, ये मेरा व्यक्तिगत मत हो गया। फिर जब तक मैं उसके ऊपर कुछ संशोधन नहीं करता, जब तक उसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगाता, तो मेरा जो अनुभव है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, उसको कोई महत्व नहीं है। तो एनलार्ज, हमारी व्याप्ति बढ़नी चाहिए ज्ञान की। फोरकास्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एपिडेमिक्स, मतलब आगे चलकर हम कुछ भविष्य भी बता सकते हैं कि इस लाइन में ये ऐसा ऐसा होने वाला है। जैसे कि मेरे पूना एरिया में जब मैं पेशेंट्स देखता हूं, तो मुझे लगता है कि अभी के दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेस है। तो आगे चलकर इस स्टूडेंट्स को हाइपरटेंशन होने की संभावना है। तो ये फोरकास्ट हो गया, भविष्य हो गया। तो इसकी बातें मैं स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कर सकता हूं। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका फाइनली इवेल्युएशन करना है और उसके साथ निष्कर्ष भी निकालना है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स जो साइंस है, शास्त्र है, उसकी मैं जरूर मदद ले सकता हूं। अभी हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शास्त्र है, फिर उसको भी कुछ मर्यादा है। कौन सी मर्यादा है? स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। मतलब क्या है कि हमारी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हमारी जो प्रेम भावना है, हमारी जो द्वेष भावना है, इसका हम नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब किसी, हमारी जो पूना शहर है उसमें कितने लोगों का ब्लड प्रेशर कितना है, कितने लोगों का ज्यादा ब्लड प्रेशर है, ये बात कह सकते हैं। फिर कितने लोगों की प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है, कितने लोग सुखी है, हैप्पी है, ये क्वालिटी है। तो उसकी मौजदात करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा है हमारे पास, अंक है, अंक। तो अंक का हिसाब किताब हम रख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। फिलहाल जो क्वालिटी होती है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर अलग तरीके की टेस्ट लगानी पड़ेगी। क्वालिटेटिव डाटा हमारे पास है तो क्वालिटेटिव में निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, मर्यादा है स्टैटिस्टिक्स की। दूसरी चीज ऐसी है, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड कैनॉट बी यूनिवर्सली अप्लाइड। मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी जब हम हमारी माहिती का विश्लेषण करेंगे, उसके ऊपर कुछ टेस्ट लगाएंगे और निष्कर्ष लगाएंगे, तो बहुत सारी टेस्ट अलग अलग ग्रुप में काम करेगी। आगे चलकर जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि एक ही टेस्ट सभी जगह पर काम नहीं करेगी। ठीक है। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तिगत रूप का साधन नहीं है। यहां पर पॉपुलेशन आता है, यहां पर सैंपल आता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, उसका
जो किसके हाथ में ये है इसके ऊपर निर्भर है। जैसे कि आप जानते होंगे, मेरे को बताने को भी दुख होता है, सभी नहीं, फिर एलोपैथी की, आयुर्वेद की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मैनिपुलेटेड, मतलब वो खुद बना देता है एक प्रकार का डाटा, एक प्रकार का उसका विश्लेषण और एक प्रकार का निष्कर्ष, और वो डॉक्टर को ठगा देते हैं कि ये देखिए ये नई नई टैबलेट जो है वो बीपी की बेस्ट दवा है, ये देखिए इसका रिसर्च है। अभी जो रिसर्च किया होता है वो ऑथेंटिक या एथिकल नहीं हो सकता, उसमें सब नंबर्स वगैरह रहेंगे, आप ग्राफ भी देखेंगे और आप प्रभावित हो जाएंगे, अरे कितनी, पी टेस्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये स्टैटिस्टिक्स में ये पी नाम की एक टेस्ट होती है, पी फॉर पुणे, पी पी टेस्ट, पी वैल्यू बोलते हैं, टेस्ट नहीं बोलते, पी वैल्यू। पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये जो बातें होती है ना, उसमें कई कबार चीटिंग हो सकता है, मैनिपुलेटेड चीटिंग हो सकता है, तो उसके जरा सावधान बरतनी पड़ेगी। Statements supported by the statistics are more appealing and more commonly believed. जब भी हम ये स्टैटिस्टिक्स की मदद लेकर ग्राफ लगाते हैं, टेबल्स बनाते हैं और लोगों को मतलब चीट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज यू आर गेट इम्प्रेस्ड, इतना इतना काम हुआ है, हजारों लोगों का डाटा उसके पास है, उसका विश्लेषण किया है, उसके हिसाब से आ रहा है। तो ये बेसिकली उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। Statistical method used by the less expert hands will lead to the inaccurate results. मतलब वो निकालने वाली जो व्यक्ति है वो पूरी होशियार नहीं है, सावधान नहीं है, तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। Importance of statistics. The word statistics is used as a singular or plural, एकवचनी या बहुवचनी। Statistics as a singular noun refers to the various methods adopted for collection, classification, analysis and interpretation। मतलब स्टैटिस्टिक्स ये पद्धति है, कौन सी पद्धति है कि जिसके द्वारा माहिती का संकलन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और बाद में अंतिम स्वरूप से उसके ऊपर निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। As a plural noun, statistics refers to the data or the facts। मतलब स्टैटिस्टिक्स का एक सिंपल सीधा साधा अर्थ है कि एक माहिती, डाटा है, उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये जो स्टैटिस्टिकल पद्धति है वो कौन सी भी क्षेत्र में, हमारी जीवन की, शिक्षा क्षेत्र हो, मार्केटिंग का क्षेत्र हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, ऑफिसेस हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, सभी तरह से हम ये टेस्ट या स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। देयर इज नो फील्ड ऑफ वर्क इन विच स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नॉट अप्लाइड। ऐसी कोई जगह ही नहीं ढूंढ सकते कि जहां स्टैटिस्टिक्स हम नहीं लगा सकते। घर पर भी लगा सकते हैं सर, घर पर लगा सकते हैं बिल्कुल। हमारे घर में जो व्यक्ति है, मानो कि एकत्र कुटुंब, जॉइंट फैमिली है, एकत्र कुटुंब पद्धति है, घर में कम से कम 20-30 लोग रहते हैं, तो हम एज के हिसाब से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने तरुण लोग हैं, उसके ऊपर किन लोगों को कौन सी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर सिर्फ सीनियर सिटीजन को है या तरुण अवस्था में भी कुछ व्यक्तियों को बीपी का बीमारी है। तो ये सब चीजें हम फैमिली में कर सकते हैं, तो शहरों में कर सकते हैं, हाँ, पूरे स्टेट में कर सकते हैं, राष्ट्र में कर सकते हैं, सभी जगह पर सरकार के, संसद के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट हो, सभी जगह पर आप स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे और उसका जरूर आपको फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज बाउंड टू बी बेसलेस। हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, आर्थिक धोरण जो है, वो सब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही, वो धोरण जो है, हमारी बजट होती है ना गवर्नमेंट की, वो बजट सिर्फ स्टैटिस, पहले वाला जो हमारे पास डाटा होता है, अनुभव होता है, उसी के हिसाब से हम आगे का वाला, फ्यूचर वाला, भविष्य वाला,
ये प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं, गत साल क्या हो गया था कि हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए थे और वो जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ वाला डिपार्टमेंट, उसको बजट कम रखा गया था, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बजट रख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स सर्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटेट द वर्क फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज। नए नए पॉलिसीज बनाने के लिए यह स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल जरूरी है। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स to the analysis of the data arising in the medical sciences and interpretation of the results are crucial to understand the underlying medical scientific phenomena and advancing the knowledge and practice. वैद्यक शास्त्र में यह संख्या शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के कारण, बहुत सारी बीमारियों के लक्षण, बहुत सारी बीमारियों की इन्वेस्टिगेशंस, ये सब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही हमें पता चलता है। जैसे कोरोना के होने के बाद बहुत लोगों को पता चल गया था कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो दूसरे वैक्सीन के बजाय वो ज्यादा काम कर रही थी। मतलब कौन सी दवा किस वक्त ज्यादा काम कर रही थी, किन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा आ गए थे। जैसे उन्होंने बताया था कि जो लोग मॉर्बिड कंडीशंस में थे, जिनको पहले से ही कुछ लंग्स की बीमारी थी, जिनको पहला अनकंट्रोल डायबिटीज था, उन वो लोग कोरोना में ज्यादा मर गए थे। तो इससे हमें सीखने की क्या मिल गई, एक जरूरत चीज क्या मिल गई स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, कि देखिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप ये एपिडेमिक डिसीजेस में आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो एक संदेश स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम दे सकते हैं कि आपको किसी भी बीमारी में, कौन सी भी एपिडेमिक्स में सुरक्षित रहना है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ही जरूरत है। यह संदेश स्टैटिस्टिक्स के द्वारा आपको मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड ए क्लियर इंडिकेटर as to the well-being of a population or individual or the country। एक बहुत ही हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की जब भी बात हमारे पास आती है तो तुरंत पता चलता है। जैसे कि पर्सनल लेवल पर मैं हर महीने पर हमारा ब्लड प्रेशर ले रहा हूं, मैं खुद का, डॉक्टर देशपांडे खुद का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और नोट कर रहे हैं। उसके बाद वजन ले रहे हैं, वेट। तो उनको पता चल गया कि ये पूरे साल भर में मेरा ब्लड प्रेशर जो होता वो एक कंसिस्टेंट लेवल पर मेंटेन था। फिर मैंने जब कंपेयर किया 2023 में तो मुझे लगा कि अरे इस साल थोड़ा सा मेरा एक 2 mm ऑफ एच से बढ़ गया है एवरेज। तो ये बातें कंपैरिजन पर होगी। तो इंडिविजुअल का जानकारी स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, समाज की जानकारी, और पूरे हमारी देश की ये हेल्थ कंडीशंस जो है वो अलग अलग तरीके से, हम कितने लोग मतलब अंडर नरिश है, हाँ कितने लोग अंडर नरिश है, कितने लोग ओवरवेट है, कितने लोगों की कौन सी आदत खतरनाक बन सकती है। जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि 2000 अगले 2 साल में या 5 साल में ये भारत देश जो है वो डायबिटीज डिसीज का कैपिटल बनने वाला है, राजधानी बनने वाली है। ये कैसे पता चला? ये ये जानकारी नहीं है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बात कह रही है। और ये बात वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो खुद यहां आकर घर घर में जाकर कुछ नहीं करते। उनकी जो टीम रहती है, रिसर्च टीम, उन्होंने माहिती संकलित की है सब देशों की, और उनको पता चला नहीं, ये भारतवर्ष में ये धोखा, ये डेंजर ज्यादा है मधुमेह का, डायबिटीज का। Statistics in medicine help to assess the patients and provide the insight into the subgroups within a population। हम पेशेंट की असेसमेंट जब कंपैरिजन करते हैं, पूरी की पूरी अभी क्या हो गया कंप्यूटर के द्वारा ना, 10 साल की हिस्ट्री, हाँ 20 साल की हिस्ट्री, 5 साल की हिस्ट्री हमारी पेशेंट के हमारे सामने रहती है, और उसके द्वारा हम बिल्कुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसका विश्लेषण कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि जब भी आपने ज्यादा तीखा खाया था, जब का आपका होटलिंग का वक्त ज्यादा हो गया था, जब आप ट्रिप्स को ज्यादा गए थे, तो उस वक्त आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया था। ये बातें मैं सिर्फ कंप्यूटर का डाटा एनालिस करके, चाहे वो एक्सेल शीट हो, चाहे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो, तो उसके द्वारा हम विश्लेषण करते हैं और पेशेंट को सही रास्ते पर लगा देते हैं। Researchers use the statistical test to determine the results
from the experiments, clinical trials, and of course clinical trials of the medicines and with relation to the symptoms and the diseases. तो कौन सी भी बीमारी में कौन सी लक्षण ज्यादा निर्माण होते हैं, कौन से लक्षण कम निर्माण होते हैं, कौन सी वक्त कौन से सीजन में ये बढ़ सकते हैं, कौन सी सीजन में ये कम हो सकते हैं, ये सब जानकारी स्टैटिस्टिक्स संख्या शास्त्र है, माहिती के आधार पर संकलित करके उसका विश्लेषण करके हमें पता चलती है. The use of statistics in medicine provides generalization for the public for the better understanding of the risk for particular diseases. उसके द्वारा इसका और इसका बहुत डेंजर संबंध है और उससे आप सावधान रहिए. जैसे कि आप जानते हैं कि ज्यादा स्मोकिंग करने से, ये तो बहुत पुरानी वाली बात है, लंग कैंसर इज वेरी कॉमन इन द स्मोकर्स. ये बात कैसी पता चली लोगों को? ये WHO ने कैसे बताया? हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ये क्यों कहता है? क्योंकि उनके पास एक डाटा है, माहिती है, संकलन है और उनका विश्लेषण करके ये सब चीजें वो बताते हैं. जैसे अभी के जमाने में एक नया नया शब्द एक 10-20 साल पहले आ गया है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स. मतलब हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही गलत चल रही है. फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफस्टाइल इज इक्वल टू फास्ट डेथ. मैंने खुद समीकरण बना दिया है. ये समीकरण मेरे पास जो डाटा है उसका जब मैंने विश्लेषण किया तो मेरे को पता चला कि जो लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जो लोग फास्ट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं, फास्ट लाइफ, उनका जो डीजनरेशन प्रोसेस है, डेथ का मतलब तुरंत मृत्यु नहीं मैं बोल सकता, डीजनरेशन ऑफ द सेल्स वो ज्यादा फास्ट हो सकता है. तो ये स्टैटिस्टिक्स है, हम बता देते हैं. ऐसे कुछ मेरी एस्ट्रोलॉजिकल थिंग नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है. आगे चलते हैं. अभी ये स्टैटिस्टिक्स का प्राथमिक अंदाजा हमें आ गया. अगले कुछ मिनट्स में हम बातें करेंगे. 3 महत्वपूर्ण शब्द स्टैटिस्टिक्स में आ गए हैं. अंकशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड और मेडियन. इसके ऊपर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है लिखित स्वरूप से या वाइवा में. तो आपको यह पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मेडियन क्या होता है. पहले जानते हैं कि मीन क्या है. मीन इज ऑल्सो नोन एज arithmetic mean. This is the average value of a set of numbers. मतलब जो हमारे पास अंक हैं उसका जब हम एवरेज निकालते हैं, सरासरी, तो सरासरी को मीन कहा जाता है स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में. मीन, मोड एंड मीडियन, दीज आर स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी. ये संख्या शास्त्र के वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द है जो स्टूडेंट्स को पता होने की बहुत जरूरत है. ये मीन कैसे निकालेंगे, उसका कुछ फॉर्मूला है. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास अभी ब्लड प्रेशर जो लेते हैं ना, उसका सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 5 रुग्ण का मेरे पास डाटा है, माहिती है. एक पहले वाला पेशेंट था, उसका बीपी था 120 mm of Hg, दूसरे का 130. अभी मैं सिर्फ नंबर बताऊंगा, mm of Hg दिस इज द यूनिट. तो 120, 130, 140, 150, 160, 5 नंबर है मेरे पास. तो उसका मीन क्या है? तो इसकी सब की आपको एडिशन करनी पड़ेगी. 120 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 160, ये बेरीज एडिशन आ जाती है 700. और उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ, कितने रीडिंग्स, 5 रीडिंग है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 700 डिवाइडेड बाय 5 नंबर आता है 140. तो ये जो 5 नंबर थे उसका एवरेज बन गया. मतलब 5 पेशेंट में एवरेज बीपी कितना है, तो 140. ये मीन आ गया, एवरेज आ गई, सरासरी आ गया. आगे चलते हैं. अभी हम मोड की बात करेंगे. द मोड इज द वैल्यू दैट appears most frequently in a set of numbers. हमारे सामने कुछ ऐसा एक ग्रुप दे दिया है नंबर्स का. नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स. नंबर, ये सब नंबर का खेल है.
अंक का खेल है। अंक का खेल मतलब स्टैटिस्टिक्स। यूजिंग द सेम ब्लड प्रेशर, अभी के जो मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रहा था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एमएम ऑफ एचजी, ये उसका यूनिट है। 120, 130, 140, 150, 160। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कौन सी भी चीज दोहराई गई नहीं है। इट्स नॉट अगेन एंड अगेन रिपीटेड। 120, 130, इसमें कौन सा भी नंबर द्विरुक्त नहीं हुआ है, पुनः नहीं आया है। सो देर इज नो वैल्यू दैट appears more than once. So, in this particular case, there is no mode for this data set. इसमें मोड नहीं है। फिलहाल मैं अलग एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इफ ब्लड प्रेशर रीडिंग्स 120, 130, 140, 5 पेशेंट है, 140 और 150, देन द मोड विल बी 140, बिकॉज ये नंबर 140 वाला जो नंबर है वो 2 दफा आ गया है। बाकी के नंबर्स एक एक दफा है, ये दो दो वक्त आ गया है। तो जो नंबर बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंट आ जाएगा उसको बोलेंगे मोड। आगे चलते हैं, अभी मीडियन की बात करते हैं। द मीडियन is the middle value of a set of numbers when arranged in order. जब भी कौन सा भी हमारे सामने कुछ नंबर्स दे गए हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रम होना चाहिए। और ये जब क्रम आता है तो उसमें से एकदम बराबर मध्य भाग में जो भी नंबर है, जो भी अंक है, उसको हम बोलेंगे मीडियन। एग्जाम्पल, यूजिंग द सेम ब्लड प्रेशर रीडिंग्स इन ऑर्डर। जो अभी मैंने ब्लड प्रेशर का उदाहरण लिया था, 120, 130, 140, 150, 160, 5 रुग्ण के 5 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की ये नंबर्स हैं। सिंस देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब ये 5 है ना नंबर्स, द मिडिल वैल्यू इज द थर्ड वैल्यू। आप देखेंगे सामने, आपके सामने प्रस्तुत है 120, 130, 140, 150 और 160। तो ये 140 वाला जो नंबर है वो बराबर मध्य है, सेंटर है। तो ये बराबर सेंटर में जो नंबर्स आता है वो पूरे सेट में, उसको हम बोलेंगे मीडियन। तो यहां पर इस उदाहरण में ये मीडियन का नंबर है 140। आगे चलते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन सारांश स्वरूप से क्या बताएंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। मीन का मतलब एवरेज वैल्यू। मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, मिडिल सेंटर। ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। व्यवहारतः जब हम संशोधन करते हैं तो ये जो शब्द आए हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसको क्या फायदा मिलेगा हमें। तो पहले देखते हैं कि मीन का फायदा क्या है। उसके 4 प्रकार के फायदे हमारे सामने देख रहे हैं आप। एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट। एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट, द मीन इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट इन द क्लिनिकल ट्रायल। जब रुग्ण के ऊपर हम कुछ संशोधन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके सर्वसाधारण ट्रीटमेंट का बेनिफिट गुड है या बेटर है या बेस्ट है। यह मीन के द्वारा हमें पता चलता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यह दूसरा फायदा है मीन का। द मीन आर्टियल प्रेशर इज अ क्रिटिकल पैरामीटर इन मैनेजिंग द हाइपरटेंशन। मतलब मानो कि ये 50 साल के जो लोग उम्र के पेशेंट्स हैं, उनमें ऑन एन एवरेज
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 होना चाहिए, और हमें देखने को मिल रहा है कि इस पेशेंट का 160 है, 180 है। तो हमें तो मीन मालूम है, एवरेज मालूम है, तो उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि आपका प्रेशर एवरेज से, सरासरी से ज्यादा चल रहा है। तो जरा सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरा फायदा हो सकता है मीन का, लैब रिजल्ट एनालिसिस। द मीन इज यूज्ड टू एनालाइज द लेबोरेटरी रिजल्ट्स सच एज द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और लीवर एंजाइम लेवल्स। फास्टिंग का एक ब्लड शुगर का अंदाजा है, तो उसमें मीन आता है इन जनरल कि एवरेज 120 शुगर जो है, मिलीग्राम शुगर पर 100 ml। तो ये ठीक है, एवरेज है। फिर दूसरे एक पेशेंट आया, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 200 है। तो हम बोले नहीं 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 भैया, आपका जो लेवल है ना ब्लड शुगर वाला, वो मीन से, सरासरी से बहुत आगे चल रहा है, तो आप सावधानी बरतने की जरूरत है। तो लैब रिजल्ट्स के बारे में, मीन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में काम आता है। द मीन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब the average characteristic of a population, for example, age and the body mass index। जैसे कि हम बता सकते हैं कि 30 साल के जो तरुण हैं, उन सब में एवरेज जो बीएमआई है वो 22 होता है। तो 30 साल के पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, तो हम बता देते कि अरे आपका मीडियम बिल्ड है और 22 बीएमआई है आपका। फिर एक दूसरा व्यक्ति आ गया हमारे, 30 साल की उम्र है, फिर उसका बीएमआई चल रहा है 30। तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आप एवरेज से, आप मीन वैल्यू से बहुत डिफर कर रहे हैं। तो आपको मिलजुल करना पड़ेगा कि इस एवरेज से आपकी जो तबीयत है वो आनी चाहिए। उसके लिए ये परहेज आपको रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द मोड। ये मोड का क्या क्या फायदा है? नंबर वन, आइडेंटिफाइंग द कॉमन सिम्टम्स। द मोड, जो मोड है, द मोड कैन हेल्प to identify the most common symptoms or complaints in patients population। जैसे कि मेरे पास हर रोज एक 50 पेशेंट आते हैं, तो उसका पूरा डाटा मेरे पास रहता है कंप्यूटर में। तो मैं बता सकता हूं कि आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मुझे जो मिले थे वो खांसी के पेशेंट्स थे। तो आइडेंटिफाइंग द कॉमन सिम्टम ऑफ टुडेज पेशेंट्स। डायग्नोसिस, द मोड can aid help in the diagnosis by identifying the most frequent diagnosis or the disease pattern। जैसे कि हमारे पास एक तो मालूमात है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के जो रूमेटो आर्थराइटिस हैं, उनके मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होता है। ये हमें पता चला है मोड के द्वारा। तो उसके द्वारा जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आ जाएगा गठिया रोग का, कि जिसके हाथ पैर के अंगुलियों के संधे, जॉइंट्स पेन कर रहे हैं और मॉर्निंग, सुबह सुबह ज्यादा अखड़ जाते हैं, तो हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये वाला पेशेंट जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला हो सकता है। मोड का एक फायदा ऐसा भी है कि क्वालिटी कंट्रोल। द मोड कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर क्वालिटी कंट्रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग, लाइक आइडेंटिफाइंग द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन एरर्स। मतलब ऐसा है ना कि जैसे हम जो एलर्जी कम करने वाली दवा होती है, हम्म, जिसको हम सीपीएम कहते हैं, क्लोरफेनेरेमाइन मैलिएट, कभी कभार वो खांसी की जो दवा होती है उसमें वो रहते हैं, उससे ड्राउजीनेस आ जाता है। तो ये ड्राउजीनेस जो है वो ध्यान में रखकर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमारी ट्रीटमेंट में। तो ये क्वालिटी कंट्रोल भी आसानी से हो सकता है जब हमें एक टेंडेंसी पता चलती है ना। आगे चलते हैं, पेशेंट एजुकेशन। द मोड कैन हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब हम जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन कंसर्न ऑफ द पेशेंट एंड अलाउिंग फॉर टारगेटेड एजुकेशन। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इस कम्युनिटी में ज्यादातर अंडर नरिशमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, ये पता चला है हमें मोड के द्वारा। तो उसी हिसाब से हम उस ग्रुप को जो है वो डाइट के एडवाइस ज्यादा आसानी से दे सकते हैं। आगे चलते हैं, मीडियन का फायदा। अभी मीन देख रहा है,
देख लिया, मोड देख लिया, अभी मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन जैसे मैंने आपको बता दिया था, आप पहले थोड़ा सा रिवाइज करें कि एग्जैक्टली मीडियन कैसे हम निकालते हैं। तो उसका फायदा सर्वाइवल एनालिसिस में हो सकता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको एक बार ये बताना चाहता हूं कि मीन का मतलब एवरेज होता है, मोड का मतलब फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, और मीडियन की बात आती है तो मिडिल वैल्यू होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मीडियन, मिडिल वैल्यू। द मीडियन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द सर्वाइवल टाइम्स इन द क्लिनिकल ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। दूसरा आता है कि पेन असेसमेंट, मिडिल वैल्यू लेनी है हमें। द मीडियन कैन हेल्प टू एसेस द पेन लेवल्स। मानो कि हमारा, क्या बोलते हैं ना, एक ऐसा रॉड है, और उस रॉड में ये वाला जो पेन है वो मिडिल उसका है, मतलब उससे कम हो गया तो हमें पता चलेगा, उससे ज्यादा हो गया तो हमें पता चलेगा। तो एक ना कुछ हमें डिटरमाइन करना होता है कि ये 50%, ये मिडिल वाली वैल्यू कौन सी है, मिडिल वाली वैल्यू कौन सी है, और उसके द्वारा जो पेन स्केल बोलते हैं उसका हिसाब किताब हम रख सकते हैं। अभी का पेन कम है पहले से, और अभी का पेन ज्यादा हो गया है। तो उसके लिए एक विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं, वास बोलते हैं, वास, VAS, विजुअल एनालॉग स्केल। पेशेंट को पहले दफा जो हमारे पास आता है तो हम बता देते हैं कि यहाँ आप मार्क कीजिए कि आपका पेन कहाँ पर है। तो उसे हम मिडिल पकड़ लेते हैं। उससे कम हुआ तो अच्छा है, उससे बढ़ गया तो ज्यादा बेकार वाली बात है, उससे ट्रीटमेंट बदलने की जरूरत है। उसके बाद रिसोर्स अलोकेशन। द मीडियन कैन एड इन द रिसोर्स अलोकेशन बाय आइडेंटिफाइंग द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटाबेस, मतलब सच एज द हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन, मतलब कितने लोग, कितने, मतलब एक हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड्स हैं, हाँ, तो हम पूरे साल का हिसाब किताब निकाल देते हैं और बता देते हैं कि कम से कम 50 पेशेंट्स इनडोर एडमिशन, ये हमारी मीडियन है, मिडिल वैल्यू है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम हमें जो पूरा स्टाफ रखना होगा, तो 50 पेशेंट्स की मैनेजमेंट करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारा स्टाफ रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आउटलायर डिटेक्शन। The median can help to detect outliers in a database, which can be important in identifying the unusual pattern or the errors. समझ रहे बात? आउटलायर का मतलब होता है जो रेंज से बाहर निकल जाते हैं, रेंज से बाहर निकल जाते हैं। मतलब वो वैल्यू जो है ना, वो कंफ्यूजन पैदा कर देती है कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि एडल्ट मेल पर्सन का जो बीपी है 120, ये सिस्टोलिक होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली उसकी मिडिल वैल्यू हम पकड़ लेंगे। हाँ, तो कभी कभार एक व्यक्ति का, एक जस्ट बाय एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, कि आपने देख लिया कि उसका 300, 300 mm ऑफ एजी है। ये कैसा हो सकता है? उसमें कुछ तो गड़बड़ी होगी है, क्योंकि हमारी रेंज थी, हाँ, 120 टू 140 की रेंज थी। फिर ये तो पूरा का पूरा हमारी ग्रुप से अलग हो गया, आउटलायर, जो पूरा का सेट था उसके पूरा बाहर चला जाना। ये हमारी मीडियन वैल्यू से हमें पता चलता है कि नहीं, मीडियन वैल्यू तो 120 है, 10 इधर हो गए, 10 उधर हो गए, समझ सकते हैं हम। फिर 200 इधर उधर हो गए तो ये आउटलायर है, उसने कुछ गड़बड़ी की है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। तो मीडियन से ये पता चल सकता है। मीन, मोड और मीडियन, इसकी बात इस वीडियो में हमने कर दी है। इन समरी, मीन, मोड एंड मीडियन आर essential statistical measures in medical research and practice। इसका मतलब मीन, मोड और मीडियम, ये तीनों चीजें हमारी स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट करने में बहुत ही काम आती है, ज्यादातर संशोधन के समय। मीन, मोड, मीडियन प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल इंसाइट, जो माहिती प्रदान करते हैं। नंबर 1, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रुग्ण के बारे में, ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, हमारे उपचार के परिणाम कैसे हो रहे हैं, और हेल्थ केयर आउटकम्स। उसके बाद पूरे के पूरे आरोग्य विषय में
फायदा कैसे मिल गया है या क्या कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ये सब चीजें हमें मीन, मोड और मीडियन से पता चलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे विषय के बारे में वीडियोस देखने के लिए कृपा करके डॉक्टर देशपांडे का ये वीडियो भी लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके देशपांडे सर की उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।